हेलो हेलो। यस, बच्चों आवाज आ रही है? ऑल राइट, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। यार तुम लोग जितने बच्चे अवेलेबल हो प्लीज एक बार कमेंट कर दो। जितने बच्चे अवेलेबल हो प्लीज एक बार कमेंट कर लो। ऑल राइट गाइस, प्लीज ये वीडियो शेयर कर दो सबके साथ और लाइक 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 कर दो। एक सेकेंड। ठीक है, अब ठीक है। आपके कमेंट किधर देखूं मैं? यस, तो मुझे बताओ आज क्या करना है? आज क्या करने की हो रही है? बताइए, आज क्या करने की हो रही है? टेल मी। आज क्या करने की हो रही है? इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं कुछ लोग। चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, AS16 या फिर इन्वेस्टमेंट। AS16 या फिर इन्वेस्टमेंट, टेल मी। आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, AS16 या फिर इन्वेस्टमेंट। AS16 या फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, AS16, AS16, AS16। अरे बाप रे, AS16 तो ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं। AS16, 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 इन्वेस्टमेंट। इतने बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है जितने कमेंट कर रहे हैं बच्चे, तो बताओ। चलो, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट अकाउंट और AS16 दोनों टाइप के बच्चे हैं। AS16 भी है, एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। गो विद द मेजोरिटी। AS16 शायद थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और शायद एक ही बच्चा बार बार भी लिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, लगभग लगभग 50-50 पार्ट दिख रहा है कि मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा तो AS16 जो बोल रहे हैं वो नहीं देखेंगे क्या? या फिर मैं AS16 अगर करवाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट जो बोल रहे हैं वो वापस चले जाएंगे? ऐसा हो जाएगा मतलब? या फिर दोनों ही करना है? दोनों ही करना है क्या? देखो, करना तो दोनों ही है। ऐसे वाले बच्चे भी तो होंगे ना। दोनों ही करवा दो। हाँ, एक काम करता हूं ना, 5 मिनट पहले मैं AS16 पढ़ा देता हूं, फिर 5 मिनट में इन्वेस्टमेंट पढ़ाता हूं, फिर AS16 फिर इन्वेस्टमेंट, ऐसा करते हैं। चलो ऐसा करते हैं। AS10 तो हमने कर लिया है, ठीक है। AS16 तो कर लिया है।
तो ऐसा करते हैं कि अपन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अपन करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए मैं आपके साथ एक मस्त चीज डिस्कस करने वाला हूं। मुफ्त में जो मिलेगा वो चलेगा, देखो ये तुम खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा सुनो, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं और ना गजब का बता रहा हूं आपको मैं, आज मस्त मजा आएगा आपको। हाँ, मैं आपको करवा रहा हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। देखो मुझे पता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में तुमसे पता है तुम्हें कहां कहां दिक्कतें जा रही है, क्या होता है, मैं आज तुम्हें बता दूंगा सब चीजें, ठीक है। इन द मीनवाइल ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर जो तुम्हें दिख रहा है ना, या फिर हाँ ठीक है, रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बड़ी मस्त चीज है, मैं बताऊं। ये मस्त चीज है, आप देखिए सामने, ये बड़ी मस्त चीज है, रूल्स टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक पेज, दूसरा पेज, ठीक है, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, 5 पेजेस। मजा आ जाएगा जब तुम ये पढ़ोगे, जब तुम ये पढ़ोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। अभी मेरे साथ पढ़ लो, फिर मैं तुम्हारे साथ ये सारी शीट्स शेयर कर दूंगा, ये तुम्हारे साथ मैं सारी की सारी शीट्स शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो सर इन्वेस्टमेंट्स के क्या रूल्स हैं, ध्यान से देखिए। देखिए AS 13 लगता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी बातें हम सबको पता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, करंट इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ साउंड इंक्रीज करना पॉसिबल हो तो प्लीज। अरे यार, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जबरीला आवाज आ रहा है, जबरदस्त आवाज आ रहा है यार। मेरे हिसाब से आवाज ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। सो करंट इन्वेस्टमेंट्स का मेजरमेंट क्या होता है, मेजर्ड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स measured at cost always unless there is other than temporary reduction। अदर देन टेम्पररी रिडक्शन मतलब अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में एक रिडक्शन हुआ है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये कुछ टेम्पररी नहीं है, ये लंबा चलने वाला है, तो ऐसे केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है कि नहीं।
क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद अब जो मेन चीज है जो आपको इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस में लगने वाली है, देखिए इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस चैप्टर के अंदर हमें गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। हाँ, वो सारे इन्वेस्टमेंट है, बट हमें इस चैप्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर हमें ध्यान देना है सिर्फ शेयर्स और सिक्योरिटीज, मतलब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स के ऊपर, ठीक है ना, इन दोनों चीजों के ऊपर डेडिकेटेड है। क्यों सर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी के ऊपर कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं है? रेंट आएगा, रेंट को P&L में डालो, बात खत्म। प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको कॉस्ट पे दिखाओ, दैट्स इट। अगर अदर देन टेम्पररी रिडक्शन है तो उसको रिड्यूस करो उसकी वैल्यू। तो यहां पर कॉम्प्लिकेशंस कहां पर हैं? कॉम्प्लिकेशंस हैं जहां आपका शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आपका डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां पर आप मल्टीपल टाइम अलग अलग वैल्यूज पे शेयर्स परचेज कर रहे हो। आप कभी परचेज करके बेच रहे हो, बोनस मिल रहा है, राइट इशू मिल रहा है, फिर बेच रहे हो, फिर खरीद रहे हो, डिविडेंड इनकम मिल रहा है। डिविडेंड इनकम कौन सा P&L में जाएगा, कौन सा डिविडेंड इनकम आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से माइनस होगा, मतलब कौन सा डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन होगा, कौन सा पोस्ट एक्विजिशन होगा, बहुत सारी चीजें। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा, एक्स इंटरेस्ट का क्या होगा, कम इंटरेस्ट का क्या होगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट किस रेट पर निकलेगा, कई सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। सो ऐसे केस में हमने क्या किया, मैंने स्पेशली क्या किया, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपके सामने कुछ रूल्स बता दिए। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपके सामने कुछ रूल्स बना लिए हैं, और ये सारे के सारे जो रूल्स होने वाले हैं, ये रूल्स को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हम इन सारे के सारे रूल्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 13 तक हमारे पास कुल मिला के 13 रूल है। और आपको मैं बता दूं कितने बच्चे यहां पर कितने बच्चे ऐसे अवेलेबल हैं जिन्होंने मेरे क्लासेस नहीं लिए, क्योंकि जिन्होंने मेरी रेगुलर क्लासेस लिए हैं उनको पता है ये सारे रूल्स, उनको पता है, वो तो उनका तो रिवीजन हो जाएगा। पर कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं लिए हैं, उनको जब ये हम एक एक रूल पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वाह सर वाह, मजा आ गई। आपको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको मैं बता दूंगा कि इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, टोटल मिला के आपको 13 रूल्स मिलेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अरे यार ये चैप्टर ना अब इजी लग रहा है, ठीक है। सो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सो रूल नंबर वन, सबसे पहला रूल, आइए बेटा, सबसे पहला रूल, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल मत लिखिए, आपको मैं बता दूं, ये मैं शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। When same shares और डिबेंचर्स आर परचेज, और एक और बात, ये शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी, ठीक है। When same shares or debentures are purchased on different dates at different prices, then we shall calculate average cost per share. We shall calculate average cost per share debenture to calculate the gain or loss on sale. To calculate the gain or loss on sale. मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ही प्रकार का शेयर बार बार अलग अलग डेट पर अलग अलग प्राइस पे खरीद रहे हो, तो ऐसे केस में आगे चल के अगर आप बेचते हो तो गेन और लॉस निकालने के लिए क्या कंपेयर होता है? सेल प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। कॉस्ट प्राइस तो अलग अलग है, तो कौन सा वाला शेयर बेचा, कौन सी कॉस्ट वाला बेचा, आप करोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, आप निकालोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप निकालोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट। बेटा जी क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसका आइडिया दे दो। ये लो इसका आइडिया, ध्यान से देखना, कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 15 जून को 100 शेयर्स परचेज किए 240 रुपए पर, 1 अगस्त को 130
शेयर्स परचेज किए, 130 शेयर्स परचेज किए 250 रुपए पर। 16 अगस्त को 200 शेयर्स परचेज किए 230 रुपए पर। 200 शेयर्स परचेज किए 230 रुपए पर। फिर सेल कर दिया 1 सितंबर को। सेल दिख रहा है, सेल 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 करके दिख रहा है, सोल्ड ऑन 1 सितंबर, ठीक है ना। सेल कर दिया 150 नंबर ऑफ शेयर्स 285 पे। अब आपने बेचा, आपने ये 150 कौन से वाले बेचे? 100 वाले में से बेचा, 130 वाले में से बेचा, 200 वाले में से बेचा, या 150 आपने पहले 100 और बाकी के 30 ये और बाकी के 20 ये, ऐसा बेचा? क्या किया आपने? कैसे इसको सॉल्व करोगे? आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? ध्यान से देखो, मैं बोलूंगा देखो मैंने 100 शेयर परचेज किए 240 रुपए पर, मैंने 130 परचेज किया, अबे कहां गया बे, मैंने 130 परचेज किया 250 रुपए पर, मैंने 200 परचेज किया 230 रुपए पर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 प्लस 130 प्लस 200 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 430 हो गया। तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया, हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया 238.37। अब हमारा गेन कैसे निकलेगा? गेन कैसे निकलेगा? बेचा कितने में सर? 285 में। सर जी बेचा कितने में? 285 में। सो 285 में से 238.37 माइनस होगा, कितने शेयर बेचे? 150 नंबर, तो ये हो जाएगा 6994, ये हो जाएगा 6994। इस तरीके से गेन निकला। बताओ मुझे ये वाला रूल समझ में आया कि नहीं? बताओ मुझे ये रूल समझ में आया कि नहीं? ये रूल क्लियर है कि नहीं? रूल क्या है? अगर एक ही टाइप का शेयर, एक ही टाइप का डिवेंचर अलग अलग डेट पे परचेज कर रहे हैं, अलग अलग प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, तो आपको टोटल मिला के वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्यों चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट? क्योंकि आगे चल के जब इन्हीं शेयर को आप बेचोगे तो आपको बेचने के लिए गेन और लॉस निकालना है। गेन लॉस निकालने के लिए आपको कॉस्ट को कंपेयर करना है सेल प्राइस से। तो कॉस्ट क्या? कॉस्ट मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट। अरे यार तुम लोग यार कमेंट तो करा करो यार, क्या बात कर रहे हो यार, कमेंट तो करा करो यार, क्या चल रहा है ये यार, मतलब कमेंट तो करो यार, तो मजा आए यार जिंदगी में, मतलब यार कमेंट तो करो भाई, थोड़ा सा तो मजा आने दो यार, मतलब तुम क्या करते हो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे साला इतने सारे बच्चे हैं पर उसके बाद कमेंट कर रहे हैं 2-4 गिनती के लोग। ये नहीं होता यार बेटा, ये नहीं होता, ये नहीं होता। चलो क्लियर हुआ कि नहीं? सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल। ये पहला रूल क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ये पहला रूल आपको सबको क्लियर हुआ कि नहीं? टेल मी गाइस। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं अपन सेकंड रूल पे। रूल नंबर 2 पे आओ, रूल नंबर 2 पे आओ, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पे आओ। रूल नंबर 2 क्या है? व्हेन द इन्वेस्टर गेट्स बोनस इक्विटी शेयर। अच्छा, बोनस के बारे में बात चल रही है। एट फ्री, बोनस तो फ्री में मिलता है, बोनस तो फ्री में मिलता है। द क्वांटिटी ऑफ द शेयर वुड गेट इंक्रीज, हाउएवर द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी इंक्रीज। सही बात है ना, बोनस फ्री में मिला तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, बट वैल्यू वाइज थोड़ी कुछ बढ़ेगा, है ना। while selling the shares after getting bonus, the gain loss shall be difference between selling price of the share and average cost per share. difference between selling price of the share and average cost per share. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब कैसे होगा इसका भी रूल देख लो, इसका भी रूल देख लो। देखो 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 क्या किया। 15 जून को बाय किए 100 शेयर्स 240 रुपए पर। 15 जून को बाय किया 100 शेयर्स 240 रुपए पर। 1 जुलाई पे बोनस आपको मिला 50 शेयर्स। 1 जुलाई पे 50 शेयर्स का बोनस मिला और 15 जुलाई को आपने कुछ 90 शेयर्स सेल कर दिए 300 रुपए पर। सबसे पहले आपने बाय किए 100 रुपीज पर 240, तो 100 इंटू 240 प्लस आपको बोनस मिला 50 शेयर जिसका वैल्यू आपने कुछ भी नहीं दिया, 0 इंटू 0 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 150। सेल करने से पहले जितने भी शेयर परचेज किए सबका एवरेजिंग करो। सेल करने से पहले जितने भी शेयर परचेज किए सबका एवरेजिंग करो। सबका एवरेजिंग किया तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना आया? 160। अब बताओ मैंने ये शेयर बेचा कितने में? 300 में। 300 में बेचा, वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना था? 160। गेन कितना होगा? 300 माइनस 160 इंटू 90, मतलब गेन हो गया 12,600। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आएगी नहीं? बम बम बोले, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आएगी नहीं? बोलो एक नंबर, जल्दी बोलो, एक नंबर, एक नंबर, जल्दी बोलो। यस, आ जाओ रूल 3 पे। आजा राजा, रूल 3 पे आजा। राजा मेरे रूल 3 पे आजा। राजा
रूल 3 पे आ जा, राइट इशू। राइट इशू सर जी ये सबको पता है कि राइट इशू किसको मिलता है, राइट इशू मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसेशनल रेट पर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसेशनल रेट पर। और हमें यह भी पता है कि जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू मिलता है तो उसके पास चॉइस है, या तो वो राइट इशू को सब्सक्राइब कर ले या तो फिर वो अपने इस राइट को ट्रांसफर कर दे, फुल्ली और पार्शली, फुल्ली और पार्शली, फुल्ली और पार्शली सब्सक्राइब ट्रांसफर कर दे, फुल्ली और पार्शली। तो इसमें दो सिचुएशन बन सकती है, या तो वो सब्सक्राइब करेगा या तो वो ट्रांसफर करेगा। अगर वो राइट इशू को सब्सक्राइब कर रहा है मतलब खुद खरीद रहा है, तो एक तरीके से इट इज एज गुड एज परचेज, क्वांटिटी वाइज शेयर बढ़ जाएंगे, अमाउंट वाइज कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, वेटेड एवरेज आपको फिर से निकालना पड़ेगा, मतलब इट इज एज गुड एज परचेज। जब राइट इशू आप सब्सक्राइब करोगे तो इट इज एज गुड एज परचेजेस, एज गुड एज परचेजेस, आप इसको परचेजेस मानोगे। और अगर परचेजेस मानोगे तो अगेन आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर आफ्टर राइट इशू बदल जाएगा। वेटेड एवरेज आपका कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर राइट इशू के बाद आपका बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं जल्दी बताओ, बदलेगा कि नहीं जल्दी बताओ, बदलेगा कि नहीं? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट बदल जाएगा क्योंकि ये आपका एज गुड एज परचेज है, आपने नए शेयर परचेज किए, अलग प्राइस में परचेज किया, तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर बदल जाएगा। तुम बदलना बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, जल्दी बोलो। बेटा क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है आपका, अगर आप रिनाउंस करते हो, अगर अपने राइट को रिनाउंस करते हो, अगर अपने राइट को रिनाउंस करते हो, रिनाउंस मतलब ट्रांसफर कर देते हो किसी और को, यार मुझे अधिकार मिला कि मैं कंपनी से शेयर परचेज कर सकता हूं सस्ते दाम में, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने ये अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर दिया, कुछ रुपयों के बदले, कुछ रुपयों के बदले मैंने ट्रांसफर कर दिया, और जो मुझे मिला दैट आई विल कॉल इट एज सेल प्रोसीड, मैं उसको क्या बोलूंगा? सेल प्रोसीड। तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर मैं अपना राइट किसी और को देता हूं और मुझे जो भी सेल प्रोसीड मिलेगा तो मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। मैं उसको कहां ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा। बट ये वाला जो बी नंबर पॉइंट है, ये बी नंबर पॉइंट पढ़ के दिखाओ मेरे को, ये बी नंबर पॉइंट समझ के बताओ। ये जो बी नंबर पॉइंट है ना, ये पूरा मेरे को पढ़ के बताओ। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। यस बोलो, ये क्या है? सिंपल सा फंडा बोल रहा है, अगर तुमने कम राइट बेसिस पे ओरिजिनली शेयर परचेज किए थे, कम राइट बेसिस पे परचेज किए थे, मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने राइट इशू अनाउंस कर दिया, तब तुम्हारे पास शेयर थे नहीं, और कंपनी ने बोला कि कुछ टाइम बाद हम शेयर इशू करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को। तुमने बोला ओ तेरी, खरीद लेते। तो इसमें हुआ क्या कि तुमने राइट इशू सुना और तुमने शेयर खरीद लिया। तुमने शेयर महंगा परचेज किया क्योंकि शेयर की मार्केट में डिमांड बढ़ गई राइट इशू देने के बाद, राइट इशू अनाउंस करने के बाद। तो क्योंकि शेयर की मार्केट में डिमांड बढ़ गई राइट इशू अनाउंस करने के बाद, तो तुमने वो जो शेयर परचेज किया महंगा परचेज किया, क्योंकि राइट इशू अनाउंस के बाद जब शेयर महंगा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। तो तुमने क्या किया, तुमने कम राइट प्राइस पे शेयर परचेज कर लिया।
और कम राइट प्राइस पे शेयर परचेज करने के बाद अब तुम बैठे रहे, तुमने वेट किया, तुमने बोला हाँ मुझे राइट इशू मिलेगा, तुम्हें कंपनी ने राइट इशू अनाउंस भी कर दिया, राइट इशू अनाउंस कर दिया, पर अब ये तुम्हें राइट इशू नहीं चाहिए, तुमने किसी और को राइट ये रिनाउंस कर दिया और उससे तुमने कुछ पैसे सेल प्रोसीड ले लिया। बाद में राइट इशू खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू गिर गई, तुमने परचेज किया था 120 रुपीज में और मार्केट वैल्यू गिर गई 120 से नीचे आ गई। तुमने परचेज किया था ये 120 रुपीज में कम राइट प्राइस पे और शेयर की मार्केट वैल्यू 120 से नीचे आ गई। ऐसे केस में जो भी तुमने सेल प्रोसीड प्राप्त किया है, राइट को रिनाउंस करके जो भी तुमने सेल प्रोसीड प्राप्त किया है, उस सेल प्रोसीड को तुम अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करोगे, उस सेल प्रोसीड को तुम अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करोगे। गाइस मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस करोगे। क्यों सर? तुम ये मान लोगे कि यार वैसे भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरानी चाहिए थी, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराऊंगा तो एंट्री करूंगा P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब P&L तो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे नुकसान हो गया, पर यहां तो मेरे को रिकवरी हो गई ना, क्योंकि मैंने अपने राइट को रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस करके मुझे कुछ सेल प्रोसीड आई तो मुझे रिकवरी हो गई। तो एक तरीके से P&L की जगह हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो आप यूं समझो कि इन्वेस्टमेंट की जब वैल्यू गिराते हैं तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बदले हम बैंक अकाउंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वैल्यू गिरी है वो हमें रिकवर हो गई बैंक के फॉर्म में। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अब इसी एग्जांपल को ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं। ये देखो, इसी एग्जांपल को तुम ऐसे पढ़ो, ये वाला पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल को तुम सब समझ में आ जाएगा। तुम पढ़ लो एक बार, इस एग्जांपल को। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जय ना शेयर परचेज करना चाहता है, बट कंपनी ने अब राइट इशू अनाउंस कर दिया है 1 जून को और रिकॉर्ड डेट रखी है 1 जुलाई। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई को जो जो शेयर होल्डर होंगे कंपनी के वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे राइट इशू के लिए। तो जय ने बोला यार यही अच्छा मौका है, 1 जून के बाद परचेज कर लो जितना जल्दी हो सके ताकि मैं भी एलिजिबल हो जाऊं। तो फिर जय ने शेयर परचेज कर लिया। अच्छा, तब तक जब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद शेयर का प्राइस भी बढ़ के 120 हो गया, प्राइस भी बढ़ के 120 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जय ने ये शेयर परचेज कर लिया 120 में 25 जून को। अब जय भी एलिजिबल हो गया क्योंकि रिकॉर्ड डेट 1 जुलाई है। तो राइट इशू कितने में मिला? राइट इशू 90 रुपए मिला। जय ने बोला चलो बढ़िया है, 30 रुपए का फायदा। फिर जय ने ओरिजिनली 1000 शेयर्स परचेज किए, राइट इशू उसको मिला 1:4 में, मतलब जय जो है वो एलिजिबल है 250 शेयर्स के लिए, 250 शेयर्स के लिए। जय ने इस शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया और ये राइट ट्रांसफर कर दिया किसी और को 15 रुपए में। अब जय को कुल मिला के कितने पैसे मिले? जय को मिले 3750 रुपीज। ये 3750 रुपीज जय क्या करेगा? केस नंबर 1, राइट इशू खत्म होने के बाद मार्केट प्राइस 125 हो गई, मतलब 120 थी, 120 से लेकर 125 हो गई, वैल्यू और बढ़ गई। अगर वैल्यू और बढ़ गई तो इसका मतलब ये हुआ 3750, वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब होगा 3750, ये जाएगा आपके P&L में, 3750 P&L में जाएगा। बट यहीं पर आपके देखो मार्केट प्राइस गिर गई, पहले 123, पहले 123, ठीक है ना, पहले क्या थी? पहले थी 120 और अब हो गई 101। मार्केट वैल्यू गिर गई, तो अब आप इस 3750 को इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में चार्ज कर दोगे, इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दोगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपका रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्लियर है कि नहीं? रूल नंबर 3 क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। रूल नंबर 3 क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट,
ऑल राइट, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 बहुत ही आसान है। इंटरेस्ट इनकम शैल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, दैट इज मंथ बेसिस। इंटरेस्ट इनकम शैल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, मतलब कैसे बेटा? इंटरेस्ट इनकम किस पे निकलेगी? इंटरेस्ट इनकम आपकी निकलेगी बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। आपने बॉन्ड परचेज किया 1 जून को, आपने बॉन्ड परचेज किया 1 जून को। लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया था 31 मार्च को। लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया था 31 मार्च को। आपने बॉन्ड परचेज किए 1 जून को, तो इसका मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है? अप्रैल और मई का। तो जब आप परचेज करोगे तो 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। तो जो भी आपने प्राइस पे किया होगा, सपोज अगर वो कम इंटरेस्ट प्राइस है, मैं आपको समझाऊंगा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। तो कम इंटरेस्ट प्राइस है तो उसके अंदर 2 महीने का इंटरेस्ट शामिल होगा, ठीक है ना? आई मेरी बात समझने की नहीं? सो कहने का मतलब जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी तो हम टाइम प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कितने महीने, महीनों के हिसाब से निकालेंगे। पर अगर जब डिविडेंड की बात आएगी, जब डिविडेंड की बात आएगी तो हम डिविडेंड हमेशा एनुअल बेसिस पे निकालेंगे। डिविडेंड हमेशा एनुअल बेसिस पे निकालेंगे। एनुअल बेसिस पे निकालेंगे मतलब एग्जांपल को बदलते हैं। मैंने 1 जून को शेयर परचेज किया, मैंने 1 जून को शेयर परचेज किया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने 1 जून को शेयर परचेज किया, ईयर एंडिंग हुई है 31 मार्च। मैंने 1 जून को शेयर परचेज किया, ईयर एंडिंग 31 मार्च है। 1 जून के जस्ट बाद मुझे डिविडेंड मिला, कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया। डिविडेंड कंपनी ने दिया, लेटस से मुझे डिविडेंड मिला 1 जुलाई को। डिविडेंड मिला मुझे मिला 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को जो मुझे डिविडेंड मिला वो डिविडेंड पिछले साल का था। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में आपको फर्क पता होगा कि इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है, फाइनल डिविडेंड पिछले साल का होता है जो नेक्स्ट ईयर में पे होता है। तो मुझे 1 जून को शेयर परचेज करने के बाद 1 जुलाई को मुझे डिविडेंड मिला, दैट वाज द फाइनल डिविडेंड दैट बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर, दैट बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर का डिविडेंड था। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा कि भले वो लास्ट ईयर का डिविडेंड था, अल्टीमेटली मुझे जो डिविडेंड मिला, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को ना 1 जून से मैंने 1 जून को शेयर परचेज किया था, डिविडेंड मुझे मिला 1 जुलाई को, इसका मतलब मेरे को ये 1 महीने का डिविडेंड मिलेगा। ऐसे नहीं होता कभी भी बेटा, मुझे 1 महीने का डिविडेंड मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। डिविडेंड जब आपको मिलता है तो आपको पूरे साल भर का मिलता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो डिविडेंड आपको पूरे साल भर का मिलेगा क्योंकि वो डिविडेंड पिछले साल का था। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? डिविडेंड आपका पूरे साल भर का मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड का एग्जांपल लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड मान लो कि 6 महीने का है, ठीक है ना? अब आपने शेयर परचेज किया, देखना एग्जांपल को समझो, 1 अप्रैल 30 सितंबर, इस पीरियड का इंटरिम डिविडेंड है। आपने शेयर परचेज किया है 1 नवंबर को, शेयर परचेज, और 1 दिसंबर को इंटरिम डिविडेंड पेड। ये जो इंटरिम डिविडेंड है ना, यहां पर आके पे हुआ। 1 दिसंबर को पिछले 6 महीने का इंटरिम डिविडेंड पे किया गया। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नवंबर से दिसंबर, एक ही महीना, मुझे ना 1 ही महीने का इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा। ऐसा होता है क्या? मुझे 1 ही महीने का डिविडेंड मिले? नहीं भाई, तू 1/12 को कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी 6 महीने का डिविडेंड बांट रही है, कंपनी तेरे को पूरा का पूरा 6 महीने का डिविडेंड देगी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? यहां पर आप डिविडेंड पूरा का पूरा 6 महीने का मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझा कि नहीं समझा? आदर्श मिश्रा, समझ में आया कि नहीं? आदर्श मिश्रा, समझ में आएगी नहीं? 6 महीने का डिविडेंड कंपनी पे कब कर रही है? 6 महीने का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है दिसंबर में। दिसंबर में तुम कंपनी के शेयर होल्डर थे? हाँ थे। तुम कब से थे? नवंबर से। तो तुम ये नहीं बोलोगे कि मुझे 1 महीने का डिविडेंड मिलेगा, तुम बोलोगे कि मुझे पूरा पूरा 6 महीने का मिलेगा। मतलब डिविडेंड जितने पीरियड का होता है उतने पीरियड का पूरा मिलता है। डिविडेंड जितने पीरियड का होता है उतने पीरियड का पूरा मिलता है। ये हो गया तुम्हारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 पे आओ, रूल नंबर 5 पे आओ। रूल नंबर 5 पे आओ, रूल नंबर 5 पे आओ। इफ एनुअल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन। अब ना ये रूल नंबर 5 तुम मुझे समझाओगे, तुम लोग मुझे समझाओगे।
It must be calculated on the total number of shares held on the date of receipt of dividend. It must be calculated on the total number of shares held on the date of receipt of dividend. On the date of receipt of dividend, except bonus issue and right issue received in the current year. अगर एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और पे हुआ है तो ये कैलकुलेट किया जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में जो भी आपके पास है, एक्सक्लूडिंग बोनस एंड राइट इशू. जबकि अगर इंटरिम डिविडेंड है, डिक्लेयर हुआ है करंट ईयर में, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में अगर डिक्लेयर हुआ है, इन विच बोनस एंड राइट इशू मेड and dividend is declared after bonus and right issue, it must be calculated on the total shares held on the date of dividend including bonus and right. मतलब ये कि अगर एनुअल डिविडेंड मिल रहा है तो बोनस और राइट इशू को छोड़कर मिलेगा. अगर इंटरिम डिविडेंड आपको दिया जा रहा है बोनस और राइट इशू के बाद, तो इंटरिम डिविडेंड सारे शेयर्स पर कैलकुलेट होगा, सारे शेयर्स पर कैलकुलेट होगा. इसको एक एग्जांपल से करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. 1 अप्रैल को मेरे पास ओपनिंग 5000 शेयर रखे, फिर 1 जून को मैंने परचेज किए, बाय किया, मैंने बाय किया 1000 नंबर्स. फिर उसके बाद 1 जुलाई को राइट इशू 2000 नंबर, फिर 1 अगस्त को बोनस इशू 500 नंबर. फिर जाके यहां पर कंपनी ने डिविडेंड बांटा, डिविडेंड पेड. कौन सा डिविडेंड? एनुअल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड. कौन सा डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड. कौन सा डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड. बताओ ये डिविडेंड जो होगा ये 15% का मिला, ठीक है ना. कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है. अब मुझे बताओ ये डिविडेंड किस पे निकालोगे? ओपनिंग पे निकालोगे कि नहीं, बाय 1000 पे निकालोगे कि नहीं, राइट और बोनस पे निकालोगे कि नहीं? ये 15% का फाइनल डिविडेंड है. टेल मी किस पे निकलेगा? तो आंसर इज कि ये जो डिविडेंड है ये राइट इशू पे और बोनस इशू पे नहीं निकलेगा, ये सिर्फ ओपनिंग और बाय पे निकलेगा. सर क्यों? क्योंकि राइट इशू और बोनस इशू करंट ईयर में इशू हुए हैं, करंट ईयर में हुए हैं, ठीक है ना सर. तो फिर ऐसे तो सर 1000 भी तो इशू नहीं बेटा, 1000 बाय है, बाय मतलब मार्केट से परचेज किया. कंपनी जिस कंपनी के शेयर परचेज किए वो इशू पहले से ही कर चुकी होगी, मैंने तो मार्केट से परचेज किया, ठीक है. जबकि राइट इशू और बोनस इशू कंपनी ने ही, जिस कंपनी के शेयर है कंपनी ने ही नए इशू किए. तो जो ये नए शेयर इशू हुए तो करंट ईयर में इशू हुए. डिविडेंड किस पे मिलेगा? डिविडेंड तो पहले से जो इशूड कैपिटल है कंपनी का पिछले साल का, क्योंकि डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है. फाइनल डिविडेंड है तो सब कंपनी किस पे निकालेगी? कंपनी पुराने शेयर्स पर निकालेगी. तो 5000 और 1000 पे निकालेगी. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सर राइट इशू बोनस इशू पे क्यों नहीं निकलेगा? राइट इशू बोनस इशू पे इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि राइट इशू कंपनी ने नए शेयर करंट ईयर में इशू किए हैं, बोनस इशू नए शेयर करंट ईयर में इशू किए हैं. डिविडेंड फाइनल है मतलब पिछले साल का है. पिछले साल ये दोनों थे क्या? नहीं सर, पिछले साल तो ये भी नहीं थे ना. अबे नालायक, पिछले साल मेरे पास ये नहीं थे, मैं इन्वेस्टर हूं. कंपनी ने तो इशू कब के करके रखे ना किसी और को, मैंने आज उससे परचेज कर लिए. तो ये तो ऑलरेडी कंपनी का ओल्ड कैपिटल का हिस्सा है. समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? कुंदन सिंह, समझा कि नहीं समझा? तो डिविडेंड निकलेगा इस पे. अंडरस्टूड कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? अब मैं तुम्हें बोलूं कि सपोज कंपनी ने यहां तो 1/9 था, अब 1/10 पे कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड इशू किया. इंटरिम डिविडेंड. अब मुझे बताओ इंटरिम डिविडेंड किस पे मिलेगा? टेल मी, इंटरिम डिविडेंड किस पे मिलेगा? तुमने बोला फाइनल डिविडेंड ऑन 6000 नंबर्स. अब मुझे बताओ इंटरिम डिविडेंड किस पे मिलेगा? इंटरिम डिविडेंड कितने नंबर्स पे मिलेगा? इंटरिम डिविडेंड सब पे मिलेगा, 8500 नंबर्स. क्यों? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है और करंट ईयर में टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स आपके पास पूरे हैं इंक्लूडिंग इशूड.
8,500 पे मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, सपोज अगर इंटरिम डिविडेंड 1/10 को डिक्लेयर ना होके बीच में यहां पर डिक्लेयर होता, फिर क्या करते? नहीं यहां नहीं, सॉरी, यहां डिक्लेयर होता, फिर क्या करते? यहां डिक्लेयर होता बीच में, मतलब राइट के बाद बोनस के पहले, राइट के बाद बोनस के पहले, राइट के बाद बोनस से पहले, फिर क्या करते? फिर किस पे निकलता? फिर आपको ये इंटरिम डिविडेंड कितने शेयर्स पर मिलता? फिर आपको ये कितने शेयर पर मिलता? ऑब्वियसली 8,000 पर, 5 + 1 + 2 500 शेयर। तो बोनस तो बाद में इशू किया गया, इंटरिम डिविडेंड पहले ही दे दिया, इंटरिम डिविडेंड पहले ही दे दिया। 7,000 कौन बोला? नालायक प्रतीक कुमार नंदा। हाँ समझा कि नहीं? चलो तो ये तुम्हारा हो गया रूल नंबर 5। मेरी बात मजे में समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो जितने रूल मैंने तुम्हें करवाए हैं, जितने रूल मैंने तुम्हें करवाए हैं उसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल देख लो, कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। रुक जाओ, रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी रुक जाओ। हाँ आ जाओ, एग्जाम्पल देख लो। वॉइस एक ही ईयरफोन में आ रहा है, ऐसा है क्या? वॉइस एक ही ईयरफोन में आ रहा है, वॉइस एक ही ईयरफोन में आ रहा है, ऐसा है क्या? अच्छा वो बता दिया, मैं सेटिंग एक बार चेक कर लूंगा, हो सकता है शायद सेटिंग, इसका मतलब पक्की बात है कुछ हुआ है, कुछ कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हेलो हेलो, ऐसा क्यों हुआ वैसे? मैं वही देख रहा हूँ, मोनो ऑडियो ऑन अगर होगा तो फिर ऐसा हुआ होगा, और मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं अभी तो चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रनिंग चल रहा है, तो रनिंग के अंदर मैं मोनो नहीं, यार स्टीरियो है, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। या फिर YouTube की सेटिंग में कुछ होगा क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। अरे ये एग्जाम्पल देखा कि नहीं? इस एग्जाम्पल पे आओ तुम लोग यार, इस एग्जाम्पल पे आओ, चलो इस एग्जाम्पल पे आओ। जल्दी आओ इस एग्जाम्पल पे। एक जनवरी को तुम्हारे पास 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 24 रुपए वाले। 1 मार्च को तुमने 18,000 नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए, 29 रुपए वाले। 1 अप्रैल को तुमने सेल कर दिए 7,000 शेयर्स, 35 रुपए वाले। 1 जुलाई को तुम्हें राइट इशू मिला 1:2 के फॉर्म में, 22 रुपए के हिसाब से तुमने 50% सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है ना? फिर 1 सितंबर को तुमने 12,000 शेयर्स बेच दिए 20 रुपए पर। 1 नवंबर को तुम्हें बोनस इशू मिला 1:5 के फॉर्म में, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले तो बताओ ये तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सको तो बड़ा अच्छा हो जाएगा काम।
स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इस पूरे स्क्रीनशॉट को मैं इस छोटे से टाइमलाइन में कवर कर रहा हूं। सारी की सारी बातें इस स्क्रीनशॉट में आ चुकी हैं, ये टाइमलाइन में आ चुकी हैं। सारी की सारी बातें ये टाइमलाइन के अंदर आ चुकी हैं। ये टाइमलाइन को ध्यान से देखो। 1 जनवरी को तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर है 30,000। 1 मार्च में, अच्छा 30,000 क्या रेट पर है? 24 रुपए के रेट पर है, एट द रेट ऑफ 24। फिर तुमने परचेज किया एट द रेट ऑफ 29। फिर तुमने बेचा एट द रेट ऑफ 35। फिर तुम्हें मिला राइट इशू तुम्हें मिला 1:2 के फॉर्म में। तब तक तुम्हारे पास शेयर कितने हो चुके थे? 30 + 18 48। 48 में से 7 गया, 41 बचा। तो 41 के ऊपर तुम्हें राइट इशू मिला 1:2 के फॉर्म में, 1:2 के फॉर्म में। तो तुम्हें राइट इशू मिला 20,500 का। तुमने 50% सब्सक्राइब किया 10,250 एट द रेट ऑफ 22 में। फिर तुमने बेचा एट द रेट ऑफ 20 रुपीज में, तुमने सेल किया। और तुम्हें बाद में फिर तुम्हारे पास जितने भी बोनस तुम्हारे पास शेयर, नंबर ऑफ शेयर रिमेनिंग बचे थे, वो तुम्हारा बोनस शेयर उस पे 1:5 के फॉर्म में मिला 7850 फ्री में। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? चलो अब इस चीज को देख लो कैसे आएगा फंडा। इस चीज को देख लो। सबसे पहले मैं ना स्क्रीन पे नहीं हूं, मेरे स्क्रीन पे जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर अभी चल रहा है सॉल्यूशन। अब आपको मैं एक फंडा बता दूं, गोल्डन रूल। जब जब तुम सेल करोगे, जब जब तुम सेल करोगे, जब जब तुम सेल करोगे, सेल करने से जस्ट पहले तुम्हें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब तुमने फर्स्ट सेल किया, उससे पहले का वेटेड एवरेज निकाल लो। सेल किया, सेल किया, तुम उसका वेटेड एवरेज निकाल लो। ये देखो फर्स्ट सेल तुम्हारा 7,000 का हुआ। फर्स्ट सेल तुम्हारा 7,000 का हुआ 35 रुपए के हिसाब से। तो 35 तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो उससे पहले तुम्हारे पास कितने शेयर थे? उसके पहले तुम्हारे पास 30 और 18,000 ये शेयर थे। तो तुमने 30 और 18,000 के हिसाब से तुमने वेटेड एवरेज निकाल लिया। तुम्हारा वेटेड एवरेज कितना आ रहा है? 25.875। 25.875 25.875 तुम्हारा वेटेड एवरेज आ रहा है। 25.875 तुम्हारा वेटेड एवरेज आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना सर? ये 48 कैसे आया सर? अरे यार 30 और 18 आजकल 48 होते हैं नालायक। अच्छा सर, तो अब ये तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया। अब गेन कैसे आएगा? 35 रुपीज में बेचा, 25.875 तुम्हारी एवरेज कॉस्ट थी, 7,000 नंबर ऑफ शेयर बेचे, तुम्हें गेन हो गया 63,875 का, जिसकी एंट्री तुम सामने देख सकते हो, जिसकी तुम एंट्री देख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 2,45,000 35 रुपीज के हिसाब से। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25.87 के हिसाब से टू गेन, टू गेन। समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, तुमने सेल किया, तुमने सेल किया, सेल करने से जस्ट पहले तुमने वेटेड एवरेज निकाला। अब इस सेल को भूल जाओ। अब देखो, अब तुम्हें राइट इशू मिला, अब तुम्हें राइट इशू मिला, फिर तुमने सेल किया। अगेन वही बात, जब तुमने सेल किया तो सेल करने के पहले के सारे इवेंट को चेक कर लो, सारे इवेंट को चेक। सेल करने से पहले क्या क्या हुआ? ओपनिंग, परचेज, सेल और राइट इशू। फिर से तुम्हारा वेटेड एवरेज नया निकलेगा। सर नया वेटेड एवरेज क्यों लिखेगा? क्योंकि तुमने राइट इशू भी किया है, तुमने राइट इशू भी किया है। तो ये देखो सेकंड सेल,
सेल ऑफ 12,000 नंबर्स एट 20 रुपीज, ये तुम्हें सेलिंग प्राइस मिल गई, ये तुम्हें सेलिंग प्राइस मिल गई। तुम्हारा लास्ट वेटेड एवरेज क्या था बेटा? 25 रुपए 8875 पैसा। और तुम्हारे पास पिछले नंबर ऑफ शेयर कितने रखे थे? 41। सर 41 कहां से आया? अरे भाई 30,000 ओपनिंग था, 18,000 परचेज किया, टोटल हो गया 48। 48 में से 7 बेच दिया, तो कितने बचे रिमेनिंग? एग्जिस्टिंग शेयर कितने बचे? 41। तो एग्जिस्टिंग 41 का वेटेड एवरेज कितना होगा? पुराना वाला। एग्जिस्टिंग 41 का वेटेड एवरेज पुराना वाला। और तुमने नए राइट इशू कितने, राइट इशू तुमने कितने लिए? 10 to 50। कितने में लिए? 22। कितने में लिए? 22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 41 और 10 to 50 मतलब 51 to 50। ये तुम्हारा एवरेज प्राइस क्या आ गया? 25.1। 25.1 बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे ही करना। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, ये वाली कैलकुलेशन क्या है? सर ये कैलकुलेशन क्या है? अरे भाई तुम्हारे पास शुरू में 30,000 शेयर थे, फिर तुम्हारे पास 18,000 हुए, कितने हुए? 48। 48 में से तुमने कितने बेच दिए? 7,000। बचे कितने? 41। तो जो बचे 41 उनका वेटेड एवरेज तो पुराना वाला ही होगा ना। उनका वेटेड एवरेज तो पुराना वाला होगा, जो तुम निकाल चुके थे वो वेटेड एवरेज तुम्हारा पुराना वाला हुआ। प्लस तुमने नए राइट इशू कितने परचेज किए? तुमने नए राइट इशू कितने परचेज किए? 10 to 50। कितने में? 22 रुपए में। तो तुम्हारा नए टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा 51 to 50। तुम्हारा वेटेड एवरेज हो गया 25.1। अब 25.1। अब लॉस देखो, तुमने 20 रुपए में बेचा और तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट 25.1 है। तुम्हें लॉस हो गया 5.1 का, 12,000 शेयर पर 61,200 का तुम्हें लॉस हो गया। एंट्री चेक करो, एंट्री क्या हो रही है? एंट्री चेक करो, एंट्री क्या हो रही है? एंट्री चेक करो, एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, बैंक अकाउंट में कितना डेबिट हुआ? बेटा जी बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ आपका 20 रुपए। लॉस अकाउंट में कितना डेबिट हुआ? 5.1। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ? 25.1। 25.1। बोलो बेटा क्लियर हुआ? बस अब इसी बेसिस पे तुम सामने देखो, इसी बेसिस पे अगर तुम देखोगे तो तुम एक एक करके समझो। तुमने 30,000 परचेज, तुम्हारे पास 30,000 थे, किस रेट के हिसाब से? जो भी रेट था 24, उसके हिसाब से 720। फिर तुमने 18,000 परचेज किए 29 के रेट के हिसाब से, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुमने बेचा, सेल किया, ये देखो 1 1 1 3 फिर 1 4, ठीक है ना। सेल किया तुमने, सेल कितने किए? 7,000 शेयर सेल किए, ठीक है ना। कितने में सेल किए बेटा? तुमने ये सेल किए थे 35 रुपए के हिसाब से, 245। 245 सर कहां से आया? देखो देखो देखो, ये एंट्री, ये एंट्री 245 बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू गेन, तो बाय बैंक, बाय बैंक। और एट द सेम टाइम 1 4 को टू गेन भी बुक करोगे, गेन बुक करोगे 63875 का। अंडरस्टूड और नॉट? फिर उसके बाद 1 7 को तुमने राइट इशू परचेज किया, राइट इशू परचेज किया 10 to 50, 22 रुपए के हिसाब से परचेज हो गया। फिर तुमने 1 9 को फिर तुमने बेचा, तो बाय बैंक बाय लॉस, बाय बैंक बाय लॉस 12,000 शेयर्स, ठीक है ना। तो तुमने 240 सेल वैल्यू और 61,200 लॉस वैल्यू बुक कर दिया। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 1 नवंबर में बोनस आया। बोनस बेटा क्वांटिटी वाइज बढ़ता है, वैल्यू वाइज नहीं बढ़ता है। क्वांटिटी वाइज बढ़ता है, वैल्यू वाइज नहीं बढ़ता है, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। जब तुम्हारे पास लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए तो तुम इसका वापस से वेटेड एवरेज निकाल सकते हो। वेटेड एवरेज निकालोगे तो इसका आएगा कितना? 98517, 985,175 डिवाइड बाय 47,100। बताओ कितना आया वेटेड एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट कितनी आई? बोलो बोलो बोलो, वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी आई? वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी आई? बोलो बोलो बोलो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बेटा, बेटा जल्दी बोलो,
यस, ये आई तुम्हारी 20.917, 20.917, 20.917, 20.917। समझा कि नहीं समझा? बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मैं आपको बता दूं, आज का लेक्चर मैं यहीं पर थोड़ा सा छोटा ले रहा हूं, 1 घंटे का ही। कल अपन कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, सो डोंट वरी, कल कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट करवाने के बाद मैं कुछ दिन का ब्रेक लूंगा। मैं एक्चुअली केरला जा रहा हूं, सीए फाइनल के कुछ रिवीजन लेक्चर्स हैं वहां पर मुझे लेने हैं, तो मैं केरला जा रहा हूं, वहां पर मेरे कुछ दिन के लेक्चर्स रहेंगे। तो मैं ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका खत्म करके जाऊंगा और उसके बाद मैं 6 दिन का 7 दिन का ब्रेक लूंगा और मैं 1 अक्टूबर से कुछ कुछ बची हुई जो टॉपिक्स हैं अपने छोटे छोटे कुछ कुछ बचे हुए सिलेक्टेड टॉपिक्स में वो वापस से रिज्यूम करूंगा। ठीक है? बेटा अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस तो मैंने जो पिछली बार मई 22 का दिया था ना वही रहेगा, बट मैं फिर भी आपको एबीसी एनालिसिस दे दूंगा, डोंट वरी। पीडीएफ तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। मैं अभी के अभी एक काम करता हूं, मुझे बस थोड़ी देर का टाइम दो, मैं ये पीडीएफ पूरा, जितना भी पीडीएफ है ये पूरा पीडीएफ इंक्लूडिंग जैसे कुछ एग्जाम्पल है ये वाला, तो मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। कॉपी, पेस्ट, ठीक है? चलो मैं करता हूं। मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करता हूं, डोंट वरी। सो यस, ये थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है? तो चलो मैं यहीं पर अभी ओवर कर रहा हूं, कल कंटिन्यू करेंगे इस इन्वेस्टमेंट चैप्टर को। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।